आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है हमारी और हम लोग 10th क्लास के अंतर्गत आपका देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड, और इसी में हम लोग जो खंड आपका सेकंड है उसकी हम लोग आपका बात कर रहे हैं। इसी खंड सेकंड के अंदर जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज के विषय में हम लोग आपका देख रहे थे। एक यूनिट हम लोग इसमें देख चुके थे और हम बात करेंगे आज इसकी दूसरे यूनिट की। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, आप सभी को मैं बता रहा था कि कहाँ तक हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, तो इन सब चीजों को हम लोग जो है आपका देख रहे थे। देखिए, तो मैं सबसे पहले यही चीज आपको बताना चाहूंगा कि क्या चीजें हैं, वनों का विनाश क्यों हो रहा है, ये चीजें किस लिए हैं, क्या हैं, इन सब चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख रहे हैं और बहुत अच्छे से इनको हम जान रहे हैं और बहुत अच्छे से हम इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इनको आप बहुत अच्छे से देख भी सकते हो। जैसे मैं बात कर रहा था कि कैसे वनों की जो आपका कटाई है वो आपका प्रारंभ हो गई थी, और प्रारंभ होने के बाद कैसे ये चीजें चली हैं, किस तरह का दौर रहा है, किस तरह की एक एक चीजें हैं, इन सब चीजों को हम लोग आपका देख सकते हैं, इन पर हम लोग बात कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जिस तरह से आप देखिए और इनको पढ़िए और इनको समझिए। ठीक, अब देखिए बागान के विषय में पढ़ा था, सब कुछ विषय में पढ़ा। आज इसकी दूसरी यूनिट जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपकी यूनिट, जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा जो है आपका महत्वपूर्ण वो आपका रोल निभाती है। और इसको हम लोग आपका देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं और क्या क्या इसमें है, और इन सभी पर हम लोग आपका बहुत अच्छे से जो है आपका बात करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। देखिए, पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगल की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगल का उपयोग एवं वाणिज्य द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आपका जंगल है वो आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्हें डारियटिच ब्रैड्स नामक जर्मन विशेषज्ञों को इस विषय पर मशविरा के लिए बुलाया कि उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्या किया गया? देश का पहला वन महानिदेशक जो है वो आपका नियुक्त किया गया। इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है। ये देश का पहला वन महानिदेशक है। अब देखिए, ब्रैडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान के प्रशिक्षण करना और जंगल के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना है। कि किस तरह से वेस्टिस जो है, उस वेस्टिस ने ये क्या आपका महसूस किया, ये हमको देखना है। और संरक्षण विज्ञान क्या है, ये इन सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान देना है। और जंगल का जो प्रबंधन है उसके लिए एक व्यवस्थित और एक हमको सिस्टमैटिक जो आपका तंत्र है, उस तंत्र की हमको जरूरत थी। ठीक है, उस तंत्र में क्या होगा, चीजें किस तरह की होंगी, इन सब तंत्र को हमको विकसित करना, इनको देखना, इनको बात करना, ये बेहद आपका जरूरी है। इसके लिए कानूनी मंजूरी की भी आपका जरूरत पड़ेगी। वन संपदा उपयोग संबंधी नियम को तय करना पड़ेगा। पेड़ों की कटाई और पशुओं के चारे जैसी गतिविधियों पर पाबंदी करके ही हम जंगलों की लकड़ी का उत्पादन करने के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। यानी कि अगर आप पेड़ काटते हैं तो आपको सजा का जो है आपको प्रावधान बनना होगा। और इस तरह से ब्रैडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। देखिए, इंडियन फॉरेस्ट आपका सर्विसेज होती है जिसको बोलते हैं आईएफएस। भारतीय सिविल सेवा के तहत ही आप आईएफएस में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी आपको याद होगा बच्चों की भारत वन सेवा जो आईएफएस है, जो उसकी ट्रेनिंग है वो आपका देहरादून एफआरआई में होती है। ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि भारतीय सिविल सेवाओं के माध्यम से
वन सेवा की स्थापना करते हैं। 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रपात करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1960 में देहरादून में हुई। अब देखिए, अभी मैं जिसकी बात कर रहा था, क्या बच्चों, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में देहरादून में हुई। यह इस पद्धति की शिक्षा देता है कि वैज्ञानिक तकनीकी यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट कहा जाता है, लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेष ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है, कि जिस तरह चीजें होती हैं वो कतई भी क्या नहीं है, वैज्ञानिक नहीं। लोग इस तरह से अलग अलग तरीके से अपना हैंडलर करके वो आपका सोचते हैं। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इसकी जगह सीधे पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, जिसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारी ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र को नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजना बनाई। उन्हें यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्रफल प्रति वर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर आपके पुनः पेड़ लगा दे जाने के कारण, ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः आपके कटाई के लिए आपका तैयार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कुछ ही ऐसा क्षेत्र होगा जिस इस क्षेत्र के कारण ये सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी और ये चीजें होंगी। ठीक। 1865 में भारतीय वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार वन संशोधन किए गए। पहले 1887 में, फिर 1927 में। 1887 वाले वन अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणी में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। कैसे बांटा गया? आरक्षित बांटा गया, आपका सुरक्षित बांटा गया और उसको ग्रामीण रूप से बांटा गया। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। और क्या नहीं कर सकते, कि जो आपके वन आरक्षित वाले क्षेत्र हैं वो लोग इसमें से आपका कुछ भी आपका नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीणी वन की ही लकड़ी ले सकते थे। और क्या कर सकते थे, वो आपका सुरक्षित और जो आपके ग्रामीण के जो वन हैं उनको ही आपका सुरक्षित आपका ले सकते थे और सुरक्षित उनको रख सकते थे। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? कह रहे जो लोग हैं उनका जीवन किस तरह से इम्पैक्टेड हो रहा था, इस तरह से आपको देखना है और इसको जानना है। 2.1 लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? कह रहे जो आपका लोगों का जीवन है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है। इस प्रभावशाली चीजों को हमको एक एक करके बहुत अच्छे से हमको देखना है और हमको इस पर आपकी बात करनी है। ठीक है, ये किस तरह से है। देखिए, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वन पालकों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन को भी ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ी जो सख्त, लंबी और सीधी हो। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजाति को प्रोत्साहित किया गया हो और दूसरी किस्म काट डाली हैं, और इस तरह की जो किस्म है उनको आपका काट डाला गया। वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वनो उत्पाद का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यधिक पोषक खाद्य हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर नहीं आई हो, दवाओं के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल हो, लकड़ी का प्रयोग जैसे हल की औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जाती हैं और इसका उपयोग छत और कोठरी बनाने के लिए किया भी जाता है। कि जो आपकी छत है और जो आपका कोठरी है, इस तरह की चीजें इनसे आपका बनाने में जो होती हैं वो आपका की जाती है। सूखे हुए कुल्हाड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ खाओ फेंको किस्म के पत्तल, दाने, दोने जो हैं आपके बनाए जाते हैं। अब देखिए, जंगल में जितनी भी वन साधन पर मिलती है उस वन संपदा को देखिए।
उस वन संपदा से हमें बहुत अलग-अलग चीज़ें, बहुत अलग प्रकार के सिस्टमैटिक जो वेज़ हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे से क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं और इनको हम लोग आपका बहुत अच्छे से आपका एक-एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए अब देखिए अब मान लीजिए आपका वो पेड़ है, अगर आप उस पेड़ को यूटिलाइज़ करोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको यूटिलाइज़ेशन में आपका क्या होती हैं, उसको मिलती है। जैसे महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है। अब महुए का जो पेड़ है, देखिए हमारी इकोलॉजी को तो मेंटेन करता ही है। खाना पकाने के लिए हम उसकी लकड़ी यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी रोशनी के लिए, लाइटिंग के लिए जो आपका तेल है, वो हम लोग आपका निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वन अधिकार के चलते समय देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चलाना, कंदमूल, फल-फल इकट्ठा करना, रोजमर्रा की गतिविधि गैर कानूनी बन गई हैं। अब उनके पास जंगलों की लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। पकड़े जाने की स्थिति में वे वन संरक्षकों को दया करने पर हैं, उनसे घूस ऐंठते हैं। जंगली लकड़ी एकत्र करने वाले औरतें विशेष तौर पर ही परेशान रहती हैं। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल में चौकीदारी की सामान्य बात है। कह रहे कि इस तरह की जो आपकी चीजें हैं वो सारी क्या है आपका, ये सब सामान्य बात है और इन सभी सामान्य बातों को ध्यान रखना है। वनों के लिए नियमन से खेती प्रभावित होती है कि कैसे आप खेती को प्रभावित कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोगों को आपका देखना है और हमको इन लोगों की बात करनी है। ठीक है। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेतों की प्रथा पर दिखाई पड़ा। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इन इसके कई स्थानीय नाम जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लंदम, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या ताबी, आपका श्रीलंका में चेन, हिंदुस्तान में घुमंतू खेतू, धया, पेवार, नुक्कड़, झूम, खदार, कुमेरी, ये स्थानीय नाम है। ये समझने की आप लोग कोशिश करिए कि बच्चों किस तरह से वनों को प्रभावित होता है। अब देखिए, अपने खेती का नाम सुना होगा, ये उसी खेती की बात कर रहे थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको हम झूम खेती या फिर वन कटाई के बाद जो आपकी खेती होती है। होता क्या है, ये किसी क्षेत्र को देखते हैं जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो क्षेत्र के वहां के वनों को, घास को, पेड़ पौधों को काट देते हैं। उनको काटने के बाद उन झाड़ियों को जला देते हैं और जो उसकी राख बनती है वो वहीं पड़ी रहती है, उसको चारों तरफ फैला के उस पर खेती करते हैं। तो वो जो लैंड होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। कैसी होती है? बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और उपजाऊ होने की वजह से, समझिए, उपजाऊ होने की वजह से उसमें पैदावार बहुत अधिक होती है और वो 2-3 साल उसमें पैदावार लेते हैं, फिर उसके बाद उसको छोड़कर आपका चले जाते हैं और दूसरी जगह उसको शिफ्ट करते हैं। अब कह रहे हैं घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी-बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख के बीज बो दिए जाते हैं। अब अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों के लिए 1-2 साल की खेती करने के बाद 12 से 18 साल के लिए परती छोड़ दी जाती है। और क्या होता है कि 12 से 18 साल के लिए ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और ये जो परती है वो आपका पड़ जाता है, जिससे वह फिर से जंगल में मापा जाता है। इससे भूखंड में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत, अफ्रीका, ज्वार, बाजरा, ब्राजील में कवा, लैटिन, ये तरह की जो सारी फसलें हैं ये सब इसके अंतर्गत आपका इंक्लूडेड होती हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगल के लिए नुकसानदेह था। अब कह रहे जो यूरोपीय जंगल के वन रक्षक थे, जो उनको रिजर्व करते थे वनों को, उनके नज़र में कि वनों को काटना, सफाई करना, फिर खेती करना छोड़ देना, क्यों, इस तरह से क्या होता है कि ये नुकसानदायक है, हार्मफुल है। ठीक, उन्हें महसूस किया गया कि जहां कुछ सालों का अंतर में खेती की जाती है, ऐसी जमीनों पर रेलवे की इमारती लकड़ी के वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों भी फैलती
चपेटों में आपका ले लेता है और क्या होता है कि उनकी जान को, उनकी चीज़ों को खतरा हो सकता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगल में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ को छोटे बड़े विद्रोह के प्रति विरोध भी जारी रहा। कि बहुत सौ को कुछ ऐसा विरोध था कि उनको ये सब चीजें आपकी जारी रखनी पड़ी। ठीक है, अब देखिए शिकार की आजादी किससे थी। कह रहे कि शिकार की जो आजादी थी वो किससे थी और किस प्रकार से ये सारी चीजें थी, और इनको आपको देखना है। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के लिए जीवन को एक तरह से प्रभावित किया। वन कानून के पहले जंगलों के या उसके आसपास के रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे मोटे मोटे शिकार जीवन यापन करते हुए ये परंपराई प्रथा कानूनी रूप से रही। शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले को अवैध शिकार के लिए दंडित किया गया। क्या किया गया? उस अवैध शिकार के लिए आपका दंडित जो है किया गया। यह पारस्परिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई थी। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया गया। अगर आप कोई अवैध रूप से शिकार कर रहे हैं उसको पकड़ सकते हैं और पकड़ने के बाद उसको दंडित भी जो है आपका कर सकते हैं, और उसको आपका ये सब चीजों में इसमें देख सकते हैं। जहां एक तरफ वनों ने लोगों को शिकार की परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों को दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा है। देखिए, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि वनों में कानून लाएंगे, उनके परंपरागत जो अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया कि लोग अपने शौक के लिए, नवाबी शौक के लिए वो लोग कहाँ जाते थे? जंगलों में। और जंगलों में जाने के बाद वो लोग क्या करते थे कि वहां जाकर आपका शिकार खेलते थे, जानवरों को आखेट करते थे। अब ये सब जो आपकी तरह की चीज थे, ये क्या था? जंगल में जाना, ये आपके दरबारों का, आपका सदियों से और नवाबों का एक आपका ट्रेंड था जो क्या हो गया था, बिल्कुल समाप्त हो गया था। ठीक, अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राट को शिकार करने में मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान सरकार का शासन इस पैमाने तक बढ़ गया कि प्रजातियां लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गईं। अंग्रेजों को नजर में बड़े जानवर, जंगली बर्बर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िया और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर आपका इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा और 1.5 लाख तेंदुए, 200 से अधिक इतने भेड़िए धीरे धीरे बाघ के शिकार एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखे जाने लगा। अब देखिए, आप 1875 में देखेंगे और इसके बीच में इतने से अधिक तो आपके बाघ मारे गए। ठीक है, ये नंबर है आपका तेंदुओं के मारे जाने का, और ये एक इतना बड़ा नंबर है भेड़ियों को मारे जाने का। तो इस तरह से ये चीजें होती थी। और धीरे धीरे क्या था, अगर आप बाघ का शिकार करेंगे तो एक आपको ट्रॉफी के रूप में, एक सोशल आपको ट्रॉफी के रूप में मिलता था। अकेले ही जॉर्ज यूल नामक एक अंग्रेजी अफसर ने 400 बाघों को मारा था। अब सोच के देखिए, एक अंग्रेजी अफसर रहे थे जॉर्ज यूल, इन्होंने कितने आपके बाघ को मारा था बच्चों? 400 बाघों को मार दिया था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके सरकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविद और संरक्षण ने आवाज उठाई और कई जानवरों के इन सारी प्रजाति की सुरक्षा देने के लिए चाहा कि इनको मारा जाना चाहिए, इनको नहीं मारा जाना चाहिए। ठीक है, क्या हो, बल्कि इनको हम लोग आपका सुरक्षा दें, हम इनको प्रिजर्व करें ताकि ये चीजें सब हमारे यहाँ बनी रहे। अब देखिए, वन की एक अपनी इकोलॉजी है। इकोलॉजी कैसी है बच्चों? एक वन का अपना तंत्र है, वन की एक अपनी दुनिया है। वहां पर बड़े छोटे पेड़ पौधे और विविध प्रकार की फुलवाड़ियां, बहुत सारी चीजें हैं, डाइवर्सिटी है, जीव जंतु, कीट पतंगे, जल, पानी, हवा, सब वहां है। तो एक अपनी दुनिया है। उस दुनिया को अगर हम लोग डिस्टर्ब कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट
हमको दूसरे पेड़ों पर, दूसरी प्रजातियों पर, दूसरे कीट पतंगों पर उसका इम्पैक्ट हमको भले ही देखने के लिए ना मिले, लेकिन उसका हमारे पृथ्वी पर, हमारे पर्यावरण पर, हमारी जो अपनी इकोलॉजी है उस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से हमको पड़ता हुआ दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या होता है, इस तरह से पड़ता हुआ दिखाई देता है। जंगल पर वन विभाग का नियंत्रण करना स्थापित हो गया, और ये सारी चीजें। अब देखिए, नए व्यापार, नए रोजगार, आपकी नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह का नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ मिला। कई समुदाय को अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पाद का व्यापार करने में लगे। लिहाजा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। एग्जाम्पल के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगह पर रहकर मकोनिया उगने वाले ब्राजील, एमेजान और मनुदुरक समुदाय के लोगों ने व्यापार को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना आपका प्रारंभ कर दिया। कालांतर में ये व्यापार चौकियों की ओर से नीचे उतारा गया और पूरी तरह से व्यापारियों पर निर्भर हो गया। तो इस तरह से भी आपके ट्रेड हो रहे थे, इस तरह से भी जो आपकी चीजें थी वो आपकी हो रही थी। धीरे धीरे जो आपकी गतिविधि थी वो आपकी बढ़ रही थी। इस सारी गतिविधियों को हम लोगों को देखना होगा कि क्या चीजें हैं। ठीक, तो हाँ, इनको समझना कि क्या बात है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, ये आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हो रहा है ये चीजें, और आप इन पर देखेंगे तो इन पर बात करेंगे, वो चीजें क्लियर होंगी। आगे देखिए बच्चों, अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि क्या चीज है और किस तरह से ये आपका हो रहा है, और किस तरह से मैं इसको देख सकता हूं, और कैसे कैसे जो आपकी इन्वायरमेंट में जो आपकी चीजें हैं और आप इनको समझ सकते हैं हमको। आप देखिए, हिंदुस्तान में वनों उत्पाद का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बाजार आदि घुमंतों सदियों के मध्य से हाथी और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी के दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल के व्यापार में सबूत मिले हैं कि इस तरह के जो आपके ट्रेड हैं वो भी हमेशा से क्या हैं, आपके होते आए हैं। और इस तरह से ये सारी चीजें क्या हैं, आपकी देखी गई हैं। ये आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। कि जो व्यापार था वो आने के बाद आपका पूरी तरह से आपका नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय कंपनियों को विशेषकर इलाकों में वन उत्पाद के व्यापार की इजाजतदारी सौंप दी। स्थानीय लोग शिकार करके और पशुओं के चलाने पर बंदिश लगा दी। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरबा, कराचावा व येरोकुल जैसे अनेक चरवाहा और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपनी आजीविका से और इस तरह से उन्होंने अपना हाथ धो लिया। जैसे अनेक चरवाहा घुमंतू अपनी आजीविका से खो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्री, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। यार इस तरह से ये आपका फैक्ट्रियों में, आपका बागानों में, इन सब चीजों में आपका काम करने के लिए आपका मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड में संथाल और उमराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द औरतें दोनों को ही आपका भर्ती किया गया। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियों उतनी ही खराब थी। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। अब देखिए, जैसे कि वहाँ झारखंड के संताल हो गए, उमराव हो गए, छत्तीसगढ़ के गोंड हो गए, इन सब लोगों को आपका उठा लिया। उठाने के बाद उनको कैच कर लिया और इनको
वनों के लिए, चाय बागानों में काम करने के लिए, आपका रबड़, आपका प्लांटेशन में, आपका कॉफ़ी में इनको ले गए और आपको इनको ले जाकर और इनको वहाँ क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। और अब देखिए ऐसी समस्या आपको मिलेगी कि आप देखेंगे श्रीलंका में, भारतीय मूल के तमिल हैं, उनको वहाँ चाय के लिए ले जाया गया था, इस तरह की बंधुआ मजदूरी बनाकर। ले जाया तो गया लेकिन उनकी वापसी नहीं हो सकी। क्या नहीं हो सकी? उनकी वापसी नहीं हो सकी। और इस तरह से जो सारी चीजें थी वो आपका बिगड़ना प्रारंभ हो गई और ये चीजें आपकी बिगड़ती चली गई। ठीक है, इनको हम लोगों को आपका देखना है और इनको हमको सोचना है। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिंधु और कानू, छोटे नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू को लोकगीत और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। किस तरह से याद करते हैं ये लोग, मैं चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो आपका बिरसा मुंडा है और जो आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम हैं, इन्होंने किस तरह से ये सब चीज़ों को आपका मेंटेन किया है, इनको थोड़ा सा देखना है। अब हम विस्तार रियाद से 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का हम लोग विस्तार से क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। इसको थोड़ा सा देखना है। अब एक चीज देखिए, बस्तर का रीजन आप कभी मैप में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसा ये आपका जंगल है और इस बस्तर के रीजन में जो आपके सीआरपीएफ है और सीएसएफ है, ये किस तरह से वहाँ रहती है, क्योंकि वहाँ नक्सल आपका इलाका भी है, आदिवासी इलाका है और वहाँ थोड़ी हिंसक गतिविधियाँ भी आपको देखने को मिलती है, न्यूज़ का हिस्सा भी रहती हैं कभी कभी। आइए इस पर ध्यान देते हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? ध्यान दीजिए, जो आपका बस्तर क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में कहाँ लगा है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की जो सीमा है ये इनसे लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग आपके पठारी है। इसमें पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इरावती नदी बस्तर के आगे आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भातरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जुबान मतलब जो आपकी बोली होती है, बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। यानी कि जितनी भी ये सारी बाकी आदिवासी लोग हैं, इनकी जो बोलने के जो आपके तरीके हैं, जो इनकी जुबानें हैं, वो कैसी हैं? अलग अलग है। लेकिन रीति रिवाज की बात करें और विश्वास की बात करें, यानी कि सोशल एस्पेक्ट को देखें और इनका जो अपना कल्चरल एस्पेक्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। कैसा है? वो आपका सेम है। इस पर थोड़ा हमको ध्यान देना है कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में प्रत्येक खेतिहार तिहार पर धरती को आपका चढ़ाया जाता है। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को उतना ही मानते हैं, चूंकि हर गांव में को अपनी चौध ही फतह होती है। इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। क्या करते हैं? जितनी भी ये सारी प्राकृतिक संपदा हैं, इन सारी प्राकृतिक संपदाओं का देखभाल करते हैं। इसके लिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं को देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग एक दूसरों को जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं। अगर मान लें आपको लकड़ी लेनी है तो एक छोटा सा जो फीस है आप उसको पेड कर दीजिए, चीजें क्लियर। ठीक है, जिसे देवसारी दंड या मापन कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगल के हिसाब से चौकीदारी करते हैं। उन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने यानी कि गांव का समूह, गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर आपकी चर्चा करते हैं। जो दूसरे अहम मुद्दे हैं उन पर इस तरह की आपकी चर्चा और इस तरह का डिस्कशन जो है वो आपका
होता है, और ये आपको थोड़ा सा देखना है और इस पर आपका बात करनी है। लोगों के भय, और लोगों का भय क्या है, ये थोड़ा भय आपको देखना है। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जंगल के 2/3 हिस्सों को आरक्षित करना, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व अन्य वन उत्पाद को संग्रह करने पर पाबंदी जैसे प्रस्ताव तो बस्तर के लोगों को बहुत परेशान हो गए। अब देखिए, औपनिवेशिक सरकार थी, जब आपके ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने एक नियम बनाया 1905 में, और कि जितना भी बस्तर का जंगल है, उसके जंगल को 2/3 रूप से आपका रिजर्व कर दिया गया। क्या किया? फॉरेस्ट में आपका उसको रिजर्व कर दिया। और उसका रिजर्व करने का तरीका क्या था कि आप जंगल में आरक्षित हैं, आप जो आपकी घुमंतू खेती होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, आप वो नहीं कर सकते, जो शिकार हैं आप वो नहीं कर सकते, और जितनी पाबंदियां हैं वो सब चीजें इन पर रहेंगी। ठीक, तो इस तरह से ये सारी चीजें इसमें आपका लाद दी गई और इनको आपका थोप दिया गया। वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेगा और जंगल को आग से बचाए रखेगा। यदि इन्हीं गांव को ग्राम वन कहा जाने लगा तो काफी लोगों को बगैर किसी सूचना के मुआवजे से हटा दिया गया। काफी समय से लोग वाले जमीन के बढ़े हुए लगान औपनिवेश अफसरों के हाथों वगैरह चीजों की निरंतर मांग में त्रस्त थे। इसके बाद भयानक काल में आकार आपका जोर आया। 1899 से 1999 में फिर 1959 तक में वन संरक्षण की चिंगारी का काम किया गया, कि इस तरह से जो आपकी वन चिंगारी है वो आपकी लग गई, और इस तरह से ये सारी चीजें आपकी सॉल्व जो हैं वो आपकी होती चली गई, और इस तरह से ये सारी चीज हो गई। ठीक है, और इसको थोड़ा समझने की आपका जरूरत है और इसको देखने की। लोगों ने बाजार में त्योहार के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर आपके इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ किया। कागेर वनों के धुआंधार समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथा नरगांव के गुंडा धुआंधर को इस आंदोलन का एक अहम शख्सियत आपका मान चुके थे। अब वो क्या मान रहे थे कि एक बहुत बड़ी फेमस आपकी पर्सनैलिटी है, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे राइट्स हैं, उन पर इस तरह की बात करेगा। 1910 में आम की टहनियों, मिट्टी के ढेर, मिर्ची, तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश दे रहा था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्च में कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारी के घर, स्कूल, पुलिस थानों को लूट कर जला दिया गया तथा अनाज के पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों की ही किसी न किसी तरह से जुड़े थे। इस घटना के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वर्ड्स ने लिखा है कि पुलिस वालों को व्यापारी, जंगल और अदालतियों, स्कूल मास्टरों और प्रवास के हुजूम चारों तरफ से जगल्द में आपके आ रहे थे। कह रहे हैं कि इस तरह की ये जो सारी चीजें थी ये आपकी हो रही थी, और इसमें ये सारी चीजें आपकी चली आ रही थी। अंग्रेजों ने बगावत को आपका कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी, कहीं अंग्रेजी फौज के बंधुआओं के घेरे में उनको गोलियां चला दी। उनके बाद बगावत की शरीक लोगों को कोड़े बरसाने और सजा देते समय सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ताकतवर गांव खाली हो गए, क्योंकि लोग जंगलों की तरफ भागने लगे, और फिर से नियंत्रण पाने के लिए 3 महीने फरवरी और मार्च लग गए। कह रहे कि फिर तरह से चाहते थे कि फिर तरह से नियंत्रण पाए, उसको नियंत्रण पाने में उनको 3 महीने लग गए। फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ भी समय के लिए स्थगित कर दिया गया, और आरक्षित क्षेत्र को भी यहाँ 1910 से पहले योजना का आधा भाग जो है आपका बना दिया गया। क्या कर दिया गया? जो आधा भाग है वो उसको बना दिया गया और उसको आपका देखा गया।
तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भारत में किस तरह से औपनिवेशिक शासन काल के अंदर ही वन व्यवस्था और वन कानून के लिए आपके सिस्टम, नियम कानून आपके बन गए। आप जंगल में शिकार नहीं कर सकते, वन संपदा को आप नहीं एकत्रित कर सकते। इसी तरह से जो आदिवासी लोग थे, उनके बहुत सारे हितों को ब्रिटिश सरकार द्वारा खेदा गया और कुछ आपसी संघर्ष भी इसमें हम लोगों को आपस में आपका देखने के लिए मिले। और यही कारण है कि उस समय के बनाए वन कानून आज हम बहुत स्ट्रांगली और अपने नए रिफॉर्म कर कर हम लोग इनको बना रहे हैं। और भारत की एक और सेवा है जो अखिल भारतीय व आपकी प्रशासनिक सेवा है, जिसको बोलते हैं भारतीय वन सेवा। जिस तरह से अखिल भारतीय पुलिस सेवा है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस आता है, आईपीएस आता है, आईएफएस आता है। आईएफएस में एक बच्चों जो है आपकी वन सर्विस से अलग एक आपका फॉरेन सर्विस भी होती है, क्लियर है, जिसमें आपका राजदूत बनते हैं आपका एम्बेसी में, वो भी सर्विस इसी में आपका इंक्लूड होती है। तो ये सारे चीज हैं और एक हमको आईएफएस आपका इसी से हमको पार्ट में मिला। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।